नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जहां देश की जनता एक धमाके की उम्मीद कर रही थी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि ये धमाका होगा, इसका बदला लिया जाएगा, कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई होगी, वहीं एक धमाका ज़रूर हुआ, लेकिन ये राजनीतिक धमाका है। राजनीतिक धमाका इस लिहाज से कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति की जो आज बैठक हुई, उसमें फैसला किया गया कि अब जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी करा ली जाएगी। जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो काफ़ी बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने इसको प्रमुखता से उठाया था। इंडिया गठबंधन ने संविधान और जातीय जनगणना के मुद्दे पर देश भर में ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। बीजेपी के जो जानकार हैं वो ये मानते भी हैं कि यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्य में नुकसान उठाना पड़ा था पार्टी को, क्योंकि संविधान को लेकर जो मुहिम चलाई गई थी राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, उसमें ये परसेप्शन बनाया गया कि अगर एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें आ जाती है, 400 से ज़्यादा सीटें आ जाती है, तो फिर संविधान में बदलाव कर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने इसको काउंटर किया था। बीजेपी ने कहा था कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, बल्कि बीजेपी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है इस आरक्षण को बनाए रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा था। और इसके बाद विपक्ष के हौसले काफ़ी बुलंद भी थे, इसीलिए राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। उनके हर भाषण में, हर जगह, हर मोर्चे पर, हर मंच में वो जातीय जनगणना की बात ज़रूर कहते थे। वो कहते थे कि जातीय जनगणना होके रहेगी, और ये बात राहुल गांधी की ओर से बार बार कही जाती थी। जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी ने कभी भी खुलकर जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया था। एक बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार की ओर से एक एफिडेविट दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि 1931 के बाद से जातीय जनगणना देश में नहीं हुई है, और क्यों नहीं हुई है इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। तो एक तरह से ये कहने की कोशिश की गई थी कि जातीय जनगणना अब संभव नहीं है, लेकिन बाद में अपना जो पोजीशन है उसको बदला बीजेपी ने, और स्पष्ट तौर पर यह कहा कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। लेकिन जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के कभी सीधा सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जब बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने इसी तरह का सर्वे कराया, तब बीजेपी उसका पार्ट थी, और उन्होंने कहा कि हमने इसको मिलकर के कराया है, लिहाजा इसकी क्रेडिट हमें भी मिलनी चाहिए। तो ये फैसला जब किया गया था तब की बात वो कहते हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था, और अब जबकि 3 से 4 महीने के भीतर बिहार के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा, और एक बड़ा राजनीतिक दांव जिसको कह सकते हैं वो केंद्र सरकार की ओर से चला गया है। यहाँ पर आरएसएस की जो भूमिका है वो भी स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आरएसएस वैसे तो ये मानता आया था कि हिंदू समाज है, उसको एकजुट रहना चाहिए, और जहाँ तक जातीय जनगणना का प्रश्न है, इस पर पिछले साल पलक्कड़ में जो आरएसएस की बैठक हुई थी, उसमें सुनील आम्बेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरएसएस की पोजीशन को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वेलफेयर के लिए ज़रूरी है तो करा लिया जाए, लेकिन वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये आरएसएस की पोजीशन में एक बड़ा बदलाव जातीय जनगणना को लेकर देखा गया था। और दिलचस्प बात यह कि आज जब सीसीपीए ने फैसला किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कल रात को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करीब 1.5 घंटे मुलाकात की थी। हालांकि ये मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या मुद्दा था, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से ये फैसला किया गया है, ये मान करके चला जा सकता है कि शायद इस मुद्दे पर भी दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में चर्चा हुई होगी। अब सवाल ये आता है कि टाइमिंग क्यों, ये फैसला ऐसे वक्त क्यों घोषित किया गया जब सब ये अपेक्षा कर रहे थे कि आज लगातार जो सुबह से बैठकों का सिलसिला चल रहा था, सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए, फिर कैबिनेट की बैठक, तो निश्चित तौर पर कोई सैनिक कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है। इससे पहले भी कल जब पीएम नरेंद्र मोदी की तीनों सेना प्रमुख सीडीएस, एनएसए और साथ ही रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी, तो ये माना गया था कि इसमें भी कोई एक बड़ा फैसला हुआ है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी उसमें कह भी दिया गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से सेनाओं को ये कहा है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से जगह, समय और कार्रवाई का तरीका तय कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी, बिहार में अपनी जनसभा में इस बात का इशारा कर चुके थे। वो कह चुके थे कि जिन लोगों ने भी पहलगाम आतंकी हमला किया उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके आकाओं को, उनके सरपरस्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद मन की बात में भी पीएम मोदी ने अपनी ओर से
ये बात कही थी और कल भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई। तो ऐसे में ये स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि सरकार की ओर से शायद सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे में जातीय जनगणना का ये मुद्दा घोषित करना, सब जानते हैं कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है देश भर में ये, और कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये फैसला आते ही इसके ऊपर एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सब ये मान करके चल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया गया है। अभी तक तो ये आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैन्य कार्रवाई इसलिए करने की सोच रही है ताकि बिहार चुनाव में उसका फ़ायदा उठा सके, लेकिन अब जातीय जनगणना के फैसले को भी बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। और सारी जाहिर सी बात है कि जोड़ा भी जाएगा, क्योंकि बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा रहा भी है। तो लेकिन वही मूल प्रश्न कि टाइमिंग, क्या सरकार चाहती है कि ये जो पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर जो माहौल बन गया है, जो मीडिया में माहौल बन गया, जिस तरह से पाकिस्तान में दहशत है, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास सूचना है कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर भारत अपनी ओर से कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है, क्या उससे ध्यान हटाने के लिए, ताकि जो तैयारी करनी है सेना को वो बिना किसी ध्यान के, लोगों का अटेंशन के बिना अपने फोकस से काम कर सके, क्या इसके लिए ये कदम उठाया गया है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दा किया गया है? क्योंकि अभी तक जनगणना कब होगी ये स्पष्ट नहीं है। जनगणना वैसे तो 2021 में होनी थी, लेकिन तब कोविड महामारी के कारण ये नहीं हो पाई थी। बजट में प्रावधान कर दिया गया है, कहा गया है कि इस साल जनगणना हो सकती है, लेकिन अभी अप्रैल समाप्त हो चुका है, मई की शुरुआत होने जा रही है, फिर बारिश शुरू हो जाएगी, फिर बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में क्या इस साल जनगणना हो पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये भी कहा गया कि जनगणना आधुनिक तरीके से कराई जाएगी, डिजिटल तरीके से कराई जाएगी, तो क्या इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि ज़्यादा व्यापक ढंग से जनगणना होगी, क्या इसलिए भी ज़्यादा समय लग सकता है? ये भी एक मुद्दा है जिस पर कि सोचने की ज़रूरत है। और आपको ये बता दूं कि जनगणना का जो मुद्दा है, इसके अपने कई पहलू हैं। इसको लेकर के जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हुए अश्विनी वैष्णव ने यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि कांग्रेस की सरकारें अभी तक जब तक रही हैं उन्होंने कभी जाति जनगणना नहीं कराई। मनमोहन सरकार ने इसका जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन 2011 में जाति जनगणना के बजाय एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा लिया गया, और जिसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जाति जनगणना का ट्रैक रिकॉर्ड कभी दुरुस्त नहीं रहा, और जबकि अब मोदी सरकार ये कदम उठाने जा रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब आर्थिक आधार पर कमज़ोर लोगों को मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने का फैसला किया, तब देश में शांति रही, कहीं पर कोई इसको लेकर के विरोध के सुर नहीं सुनाई दिए। तो उन्हें उम्मीद है कि जातीय जनगणना के मामले पर भी ऐसा ही होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है जिसके कई व्यापक परिणाम होंगे, और ये सिर्फ आज की परिस्थिति पर असर इसका होगा ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी असर होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि जातीय जनगणना पहला कदम है। जातीय जनगणना होने के बाद जब आंकड़ा आएगा उसके हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये बात राहुल गांधी कहते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आंकड़ा बढ़ता है ओबीसी की जाति का, तो फिर इनका आरक्षण बढ़ाने की बात भी होगी, और तब सरकार इससे कैसे निपटेगी ये भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। लेकिन राजनीतिक लाभ के नुकसान की चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है कि इस फैसले का किसको कितना फ़ायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा। तो बात पति की में इतना ही। नमस्कार।